सबसे पहले हमारे पास हैं पार्ट्स ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। ये अगर आपको याद हो हमने लास्ट टाइम पढ़े थे कि इसमें हमारे पास माउथ होता है, फेरिक्स होता है, फिर ऑसोफेगस होता है, देन स्टमक, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन, फिर लार्ज इंटेस्टाइन और उसके बाद रेक्टम एंड अनल कैनाल। आज जो है हम यहाँ ऑसोफेगस तक पढ़ेंगे। फर्स्ट 3 जो पार्ट्स हैं इनकी डिटेल पढ़ेंगे, फिर जो अगले हैं वो नेक्स्ट लेक्चर्स में देखेंगे इंशाल्लाह। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं माउथ से। द माउथ और ओरल कैविटी इज़ बाउंडेड बाई मसल्स एंड बोन्स। माउथ को दूसरा नाम हम क्या इसका बोलते हैं, ओरल कैविटी। और इसमें है क्या कि ये बाउंडेड किससे हुई हुई है, मसल्स या बोन्स से। फिर इसके बाद स्ट्रक्चर्स आ जाते हैं कि इसके आगे पीछे ऊपर नीचे कौन से स्ट्रक्चर्स हैं। तो इंटीरियरली अगर इसके आगे देखा जाए तो लिप्स होते हैं माउथ के आगे। पोस्टीरियरली देखा जाए तो ओरोफेरिक्स आ जाता है। फेरिक्स अगर आपको याद हो हमने रिस्पिरेटरी सिस्टम में डिटेल में पढ़ा था। इसके 3 पार्ट्स होते हैं, नेजोफेरिक्स, ओरोफेरिक्स, लेरिंजोफेरिक्स। तो ओरोफेरिक्स जो है वो पोस्टीरियरली माउथ के साथ कंटिन्यू होता है। लेटरली अगर हम देखेंगे तो मसल्स ऑफ द चीक्स आ जाएंगे साइडों पे। सुपीरियरली हम देखेंगे तो इसके पास हमारे पास आएगा हार्ड पैलेट आएगा एंड सॉफ्ट पैलेट आएगा। इंटीरियर वाली साइड पे हमारे पास हार्ड पैलेट होगा जो बोन से बना हुआ है, और पोस्टीरियर साइड पे हमारे पास सॉफ्ट पैलेट होगा जो बेसिकली एक मसल है। ये भी डिटेल इसकी रिस्पिरेटरी सिस्टम में हमने कवर की थी। इन्फीरियरली अगर हम देखेंगे तो मस्कुलर टंग आ जाएगी एंड द सॉफ्ट टिश्यूज ऑफ फ्लोर ऑफ द माउथ। तो अगर इन्फीरियरली देखा जाए हमारे पास तो इसमें ज़ुबान आ जाती है और कुछ सॉफ्ट टिश्यूज़ आ जाते हैं फ्लोर ऑफ द माउथ के। तो ये स्ट्रक्चर्स हैं जो माउथ के आगे पीछे होते हैं। ये एक पिक्चर है, इसमें ये चीज़ें दिखाई जा रही हैं। अगर इंटीरियरली देखा जाए तो ये हमारे पास लिप्स आ जाएंगे। पोस्टीरियरली अगर देखा जाए तो हमारे पास वहाँ फेरिंग्स आ जाती है, ओरोफेरिक्स होती है। और अगर ये सुपीरियर सरफेस देखी जाए तो ये जो पोर्शन है ये हार्ड पैलेट है, और इसके बाद जो ये मस्कुलर सा पोर्शन है ये हमारे पास सॉफ्ट पैलेट है। साइड्स पे हम देखेंगे तो हमारे पास मसल ऑफ चीक्स आ जाएंगे, और इन्फीरियरली अगर हम देखेंगे तो हमारे पास ये ज़ुबान आ जाती है। अब माउथ के बारे में थोड़ी और डिटेल पढ़ते हैं। द पार्ट ऑफ द माउथ बिटवीन द गम्स एंड द चीक्स इज़ द वेस्टिब्यूल एंड द रिमाइंडर ऑफ द कैविटी इज़ द ओरल कैविटी। अब ये कह रहे हैं कि अगर इस तरह देखा जाए, ये जो मसूड़े होते हैं दांतों के ऊपर जो लगे हुए होते हैं, इसमें और चीक्स के दरमियान जो स्पेस है उसको हम क्या कहते हैं, वेस्टिब्यूल। जो ऊपर स्पेस होगी उसे अपर वेस्टिब्यूल बोलेंगे, और जो नीचे स्पेस है उसे हम क्या बोल रहे हैं, लोअर वेस्टिब्यूल। स्पेस किस किस के दरमियान है, गम्स के दरमियान और चीक्स के दरमियान जो स्पेस है। द पैलेट फॉर्म्स द रूफ ऑफ द माउथ एंड इज़ डिवाइडेड इनटू इंटीरियर हार्ड पैलेट एंड द पोस्टीरियर सॉफ्ट पैलेट। रूफ जो है माउथ का, छत, ये हमने बात की है कि 2 चीज़ें बना रही होती हैं, हार्ड पैलेट एंड सॉफ्ट। And the soft palate is muscular, curves downwards from the posterior end of the hard palate and blends with the walls of the pharynx at the sides। यही कह रहे कि जो सॉफ्ट पैलेट है ये हार्ड पैलेट की पोस्टीरियर साइड पे होता है, और ये नीचे जाके साइडों पे किससे मिल रहा होता है, फेरिंक्स से मिल रहा होता है। The uvula is a curved fold of muscle covered with mucous membrane hanging down from the middle of the free border of the soft palate। सॉफ्ट पैलेट जहाँ ख़त्म हो रही होती है तो उससे ये एक स्ट्रक्चर निकला होता है, इसे हम क्या बोलते हैं, यूवुला। ओरिजिनेटिंग फ्रॉम द अपर एंड ऑफ द यूवुला आर 4 folds of mucous membrane, 2 passing downwards at each side to form mucous arches। On each side between the arches is a collection of lymphoid tissue called the palatine tonsil। ये कह रहे कि जो यूवुला है इसके साथ से यहाँ से आर्चेस नीचे जा रही होती हैं, मेम्ब्रेन्स जा रही होती हैं, 2 इस तरफ 2 इस तरफ, और इनके दरमियान में हमारे पास क्या होता है, पैलेटाइन टॉन्सिल। यहाँ तक अगर कोई सवाल है तो पूछ लें, नहीं तो आगे चलते हैं। सर आगे चले। ठीक हो गया। आगे फिर हमारे पास आ जाता है टंग। ज़ुबान को देखते हैं, ज़ुबान क्या है। द टंग इज़ अ वॉलंटरी मस्कुलर स्ट्रक्चर दैट ऑक्यूपाइज द फ्लोर ऑफ द माउथ। जो माउथ है उसके फ्लोर को ऑक्यूपाई किसने किया हुआ है, टंग ने किया हुआ है, जैसे हमने भी डिस्कस भी किया था। ये अगर हमारे पास माउथ है तो इसका जो फ्लोर है यहाँ पे हमारे पास क्या है, ज़ुबान है। इट इज़ अटैच्ड बाई इट्स बेस टू द हेड बोन एंड बाई ए फोल्ड ऑफ इट्स म्यूकस मेम्ब्रेन कवरिंग कॉल्ड द फ्रेनुलम टू द फ्लोर ऑफ द माउथ। इसकी 2 जगह अटैचमेंट है। एक है इसकी विद हेड बोन जो हमने रिस्पिरेटरी सिस्टम में भी डिस्कस किया था,
और दूसरी इसकी अटैचमेंट किधर है, फ्लोर ऑफ द माउथ में, किसके थ्रू, फ्रेनुलम के थ्रू। ये देखते हैं ये क्या है। ये अगर आपको याद हो तो ये हेड बोन है ना, गर्दन की जो हड्डी होती है, तो ज़ुबान जो है पोस्टीरियरली इसके साथ अटैच होती है। और ये अगर आप ज़ुबान अगर आप ऊपर अगर करें तो देखेंगे नीचे ये अटैच हुई हुई होती है माउथ के साथ एक स्ट्रक्चर के साथ, इसको हम क्या बोलते हैं, फ्रेनुलम। इसी तरह की एक जो स्ट्रक्चर है वो यहाँ से भी होता है, जो दांतों से ये लिप्स की तरफ अटैच हुआ हुआ होता है, एक नीचे वाली साइड और एक ऊपर वाली साइड। तो फ्रेनुलम हम किसको कहते हैं, ये वो स्ट्रक्चर है जिसके थ्रू ज़ुबान जो है फ्लोर ऑफ द माउथ के साथ अटैच है। द सुपीरियर सरफेस कॉन्सिस्ट ऑफ, ये माइक बंद कर दें। द सुपीरियर सरफेस कॉन्सिस्ट ऑफ स्ट्रेटिफाइड सिक्वेमस एपिथेलियम विद न्यूमरस पेपिला लिटल प्रोजेक्शंस। जो अब सुपीरियर सरफेस है ज़ुबान की, उसके ऊपर हमारे पास पेपिलाज होते हैं, न्यूमरस प्रोजेक्शंस होती हैं लिटल। ये मैं आपको दिखाता हूँ, ये इस तरह की प्रोजेक्शंस होती हैं, इनकी डिफरेंट टाइप्स हैं, फिलीफॉर्म है, फोलिएट है, उसके अलावा या सर्कमवेलेट है। डिफरेंट पेपिला ज़ुबान के ऊपर होते हैं ना, उबार से होते हैं, इनके डिफरेंट फंक्शंस है, वो हम फिजियोलॉजी में पढ़ेंगे। Many of these contain sensory receptors, specialized nerve endings for the sense of taste in the taste buds। बहुत ज़्यादा जो ये पेपिलें में बहुत ज़्यादा होते हैं जो टेस्ट बर्ड्स बेसिकली होते हैं, जो सेंस कर सकते हैं टेस्ट को कि मीठा है, कड़वा है, जैसा भी नमकीन है क्या है। उसके बाद फिर हम इसकी ब्लड सप्लाई देख लेते हैं। द मेन आर्टीरियल ब्लड सप्लाई टू द टंग इज़ बाय द लिंगुअल आर्टरी, और वेनस ड्रेनेज किससे है, लिंगुअल वेन से। लिंगुअल का ज़ुबान अब जब भी लिंगुअल के नाम आप जब भी सुनेंगे तो इसका मतलब समझिएगा कि जो ज़ुबान से रिलेटेड होगा। नर्व सप्लाई की अगर बात करें तो इसको मल्टीपल क्रेनियल नर्व सप्लाई करती हैं। टोटल मैंने आपको पहले भी एक दफ़ा बताया था कि 12 क्रेनियल नर्व्स जो हैं वो ब्रेन से निकलती हैं। तो 12th क्रेनियल नर्व जो है इसके वॉलंटरी मसल को सप्लाई करेगी ज़ुबान के। 5th क्रेनियल नर्व जो है वो पेन, टेम्परेचर और टच इसकी सेंसेशन के लिए होगी, और 7th एंड 9th क्रेनियल नर्व जो है वो टेस्ट के लिए होती हैं। तो मल्टीपल क्रेनियल नर्व्स हैं जो ज़ुबान को सप्लाई कर रही हैं डिफरेंट फंक्शंस के लिए। 12th किसके लिए, वॉलंटरी मसल्स के लिए, 5th फॉर पेन, टेम्परेचर एंड टच, 7th एंड 9th फॉर नर्व्स ऑफ टेस्ट। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है टीथ। द टीथ आर एम्बेडेड इन द एल्व्यूलाई और सॉकेट्स ऑफ द एल्व्यूलर रिजेस ऑफ द मैंडिबल एंड द मैक्सिला। बेबीज आर बोर्न विद 2 सेट्स, द टेम्परेरी टीथ एंड द परमानेंट टीथ। टीथ की अब 2 टाइप्स होती हैं, एक टेम्परेरी टीथ होते हैं जो बच्चों में होते हैं, उसके बाद फिर ये ख़त्म हो जाते हैं, फिर उसके बाद परमानेंट टीथ निकलते हैं जो लाइफ लॉन्ग साथ रहते हैं। At birth, the teeth of both types are present in immature form in the mandible and maxilla। एकदम बोन्स जो होती हैं यहाँ पे ये होगी और एक ऊपर वाली साइड होगी, वो मैक्सिला और मैंडिबल बोन्स है बेसिकली। इनके अंदर दोनों टीथ्स एट बर्थ ही प्रेजेंट होते हैं पर इमेच्योर फॉर्म में होते हैं। पहले टेम्परेरी टीथ निकलेंगे जिन्हें हम मिल्क टीथ भी कहते हैं, उसके बाद वो जब ख़त्म हो जाते हैं तो फिर परमानेंट टीथ निकल आते हैं। देयर आर 20 टेम्परेरी टीथ, 10 इन ईच जॉ। टोटल हमारे पास टेम्परेरी टीथ कितने होते हैं, 20 होते हैं। 10 ऊपर वाले जॉ में होंगे और 10 नीचे वाले जॉ में। दे बिगिन टू इरप्ट व्हेन द चाइल्ड इज़ अबाउट 6 मंथ्स ओल्ड। 6 माह का बच्चा होगा तभी दांत निकलने लग जाएंगे। और प्रेजेंट कब तक हो जाने चाहिए सारे, 24 मंथ, 2 साल तक 20 के 20 दांत प्रेजेंट होने चाहिए। ये कंपैरिजन है प्राइमरी टीथ और सेकेंडरी टीथ का। टीथ की भी ना टाइप्स होती हैं। सबसे पहले जो हमें सेंटर में टीथ्स नज़र आते हैं उनको हम बोलते हैं इंसीजर्स। इंसीजर्स होते हैं जो दरमियान में टीथ्स होते हैं। उसके बाद 2 जो शार्प एजेस वाले टीथ होते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, कैनाइंस बोलते हैं। उसके बाद हमारे पास प्री मोलर्स आते हैं और देन हमारे पास मोलर्स आते हैं। 4 टाइप्स होती हैं। तो ये कंपैरिजन बताया हुआ है कि बच्चों में कितने इंसीजर कितने होते हैं। प्राइमरी टीथ 4 होते हैं और सेकेंडरी में भी ये 4 ही होंगे। इसी तरह कैनाइन की भी लेंथ सेम है। और जो प्री मोलर्स हैं ये बच्चों में नहीं होते। प्राइमरी टीथ में प्री मोलर्स नहीं होंगे, ये सिर्फ किस में होते हैं, सेकेंडरी में। और जो मोलर्स हैं वो 2-4 हो गए प्राइमरी में और सेकेंडरी टीथ में कितने हो गए, 6 हो गए। तो टोटल सेकेंडरी टीथ हमारे पास 32 हो जाते हैं और ये टोटल 20 होते हैं। 10 ऊपर 10 नीचे, 16 ऊपर 16 नीचे।
उसके बाद हम देखते हैं टीथ के बारे में। द परमानेंट टीथ बिगिन टू रिप्लेस द टेम्परेरी टीथ इन द 6th ईयर ऑफ लाइफ। 6 साल का बच्चा जब होता है, 6ठे साल में पहुंचता है तो ये रिप्लेस होने लग जाते हैं, और कंप्लीट कब होते हैं? 21 साल तक होते हैं। देयर आर 32 परमानेंट टीथ। अच्छा, हम देखते हैं जी स्ट्रक्चर ऑफ ए टूथ। ऑल्दो द शेप्स ऑफ डिफरेंट टीथ वेरी। अब टीथ की कौन सी मेन टाइप्स होती हैं? वही 4 जो हम पीछे पढ़ चुके हैं, कैनाइन, इंसिजर, प्रीमोलर एंड मोलर, पर स्ट्रक्चर सबका सेम है। स्ट्रक्चर में सबसे पहले हमारे पास क्या आता है? द क्राउन हम कहते हैं। ये वो पार्ट है जो मसूड़े में से निकलता है, गम में से निकलेगा। ये देखें, ये यहाँ तक दांत हमें बाहर से विजिबल होता है। ये वाला पोर्शन है, ये विजिबल नहीं होता। जो जो दांत का पोर्शन हमें बाहर विजिबल है उसको हम क्या कहते हैं? क्राउन। वो क्राउन है। और जो अंदर है, जो हमें विजिबल नहीं होता, उसे हम क्या बोलते हैं? रूट। तो 2 मेन इसके पार्ट्स हैं टीथ के। पहले एक बाहर है जो हमें नज़र आ रहा है यहाँ तक, वो क्राउन है, और अंदर वाला रूट है। द पार्ट एम्बेडेड इन द बोन। द नेक, द स्लाइटली नैरोड रीजन वेयर द क्राउन मर्जेस विद द रूट। क्राउन और रूट जिस जगह पे मिलते हैं, इस जगह पे, इसको हम क्या बोलते हैं? नेक। तो ये तो 3 बाहर वाले पार्ट्स थे। एक पार्ट वो जो ऊपर विजिबल है दांत का, उसे हमने क्या बोल दिया? क्राउन। दूसरा पार्ट वो जो अंदर है, जो हमें नज़र नहीं आता, उसको रूट बोल दिया। और तीसरा ये है कि जहाँ दोनों मिल रहे होते हैं उसको हम क्या कहते हैं? नेक। अच्छा, उसके बाद इन द सेंटर ऑफ ए टूथ इज़ द पल्प कैविटी containing blood vessels, lymph vessels and nerves, and surrounding this is a hard substance called डेंटाइन। अब ये है कि जो सेंटर है, ये अगर टीथ का मैं सेंटर देखूं तो इसमें मुझे पल्प कैविटी मिलेगी है, जिसको क्या कहते हैं? डेंटल पल्प। और इसके अंदर हमारे पास ब्लड वेसल्स या नर्व्स वगैरह जो भी हों वो होती हैं, जो दांतों को सप्लाई कर रही होती हैं। और इसके इर्द गिर्द जो स्ट्रक्चर है उसको हम क्या बोलते हैं? डेंटाइन। ये जो स्ट्रक्चर है, ये पल्प कैविटी है हमारे पास, ये पिंक वाली, और इसके इर्द गिर्द जो स्ट्रक्चर है उसको हम क्या बोल रहे हैं? डेंटाइन। ये एक हार्ड सब्सटेंस का होता है। आउटसाइड द डेंटाइन ऑफ द क्राउन इज अ थिन लेयर ऑफ ए वेरी हार्ड सब्सटेंस कॉल्ड इनेमल। डेंटाइन के बाहर उससे भी ज़्यादा एक हार्ड सब्सटेंस होता है, जिसको हम क्या कहते हैं? इनेमल। ये जहाँ पे हमारा डेंटाइन ख़त्म हो रहा है, तो ये जो सब्सटेंस है, ये जो वाइट हमें नज़र आ रहा है इस तस्वीर में, इसको हम क्या बोलते हैं? इनेमल। तो अभी तक हमने इसके क्या पार्ट्स पढ़े? सबसे पहले इसके अंदर एक कैविटी है। इस कैविटी में को हम क्या कहते हैं? पल्प कैविटी। इसमें है क्या? ब्लड वेसल्स हैं, नर्व्स वगैरह हैं। इसके बाहर एक हार्ड सब्सटेंस है जिसको हम क्या बोलते हैं? डेंटाइन। और उससे बाहर एक उससे भी ज़्यादा हार्ड सब्सटेंस है जिसको हम क्या बोलते हैं? इनेमल। यहाँ तक क्लियर है? टीथ के हवाले से कोई सवाल है? या अगर नहीं समझ आया तो मैं रिपीट कर देता हूँ। क्लियर है सर। अच्छा, उसके बाद हम टीथ की ब्लड सप्लाई देखते हैं। तो मोस्ट ऑफ द आर्टेरियल ब्लड सप्लाई टू द टीथ इज़ बाय ब्रांचेस ऑफ द मैक्सिलरी आर्टरीज। किससे मिलती है नर्व सप्लाई? सॉरी, ब्लड सप्लाई मैक्सिलरी आर्टरीज से। वीनस ड्रेनेज किससे है? नंबर ऑफ वेन्स है जो अल्टीमेटली कहाँ ड्रेन होती है? इंटरनल जुगुलर वेन्स। नर्व सप्लाई अपर टीथ को है बाय द ब्रांचेस ऑफ मैक्सिलरी नर्व्स, और लोअर टीथ को है बाय द ब्रांचेस ऑफ मैंडिबुलर नर्व। ये दोनों ब्रांचेस किसकी हैं? फिफ्थ क्रेनियल नर्व। फिफ्थ क्रेनियल नर्व की 2 ब्रांचेज हैं, एक मैक्सिलरी है, एक मैंडिबुलर। जो मैक्सिलरी हैं वो ऊपर, क्योंकि यहाँ पे नीचे मैंडिबल बोन होती है, तो वहाँ जो नर्व्स आ रही हैं वो मैंडिबुलर नर्व्स हैं। ऊपर जो ऊपर वाला जो जॉ है, जबड़ा है, वहाँ पे हमारे पास मैक्सिला होता है, तो वहाँ जो आ रही हैं नर्व्स वो मैक्सिलरी नर्व्स हैं। दोनों किसकी ब्रांचेज हैं? फिफ्थ क्रेनियल नर्व। तो अगर आपसे कोई ये पूछे कि इन्हें क्या चीज़ सप्लाई करती है टीथ को, तो नर्व कौन सी है, तो आप कह सकते हैं कि फिफ्थ क्रेनियल नर्व। नेक्स्ट फिर हमारे पास आ जाता है सलेवरी ग्लैंड्स। सलेवरी ग्लैंड्स रिलीज देयर सिक्रीशंस इनटू डक्ट्स दैट लेड टू द माउथ। सलेवरी ग्लैंड्स जो है माउथ के आगे पीछे स्ट्रक्चर्स होते हैं, जो हमने लास्ट टाइम भी पढ़ा था, एक्सेसरी ऑर्गन्स जिन्हें हम बोल रहे हैं बेसिकली। इनकी डक्ट्स होती हैं जो माउथ तक आ रही होती हैं, उसमें ये जो सिक्रीट करते हैं अपनी सिक्रीशंस, जो डाइजेशन में हेल्प करती हैं, वो इन डक्ट्स के थ्रू माउथ में आ जाती हैं। सलेवरी ग्लैंड्स के हमारे पास 3 पेयर्स हैं। एक है पैरोटिड ग्लैंड, दूसरा है सब मैंडिबुलर, तीसरा है सब लिंगुअल। 2 मतलब पैरोटिड होंगे, 2 सब मैंडिबुलर होंगे और 2 सब लिंगुअल। ये देखें,
ये पैरोटिड ग्लैंड है, ये इसकी डक्ट है जो आ रही है माउथ में। इसी तरह ये हमारे पास सब मैंडिबुलर है, ये मैंडिबल बोन है तो उससे नीचे होता है। ये सब का मतलब होता है नीचे, और मैंडिबुलर मैंडिबुलर है तो मैंडिबुलर से नीचे। इसी तरह सब लिंगुअल है, ये ज़ुबान के नीचे होता है। लिंगुअल मैंने आपको बताया इसका मतलब होता है ज़ुबान, तो सब लिंगुअल ज़ुबान के नीचे। तो तीन हमारे पास स्लाइवरी ग्लैंड्स हैं, सब लिंगुअल बिलो द टंग, सब मैंडिबुलर बिलो द मैंडिबल, और पैरोटिड जो होते हैं ये बिल्कुल माउथ की पोस्टीरियर साइड पे होते हैं, और यहाँ से इनकी डक्ट्स होती हैं जो माउथ के अंदर सिक्रीशंस ला रही होती हैं। अच्छा, पैरोटिड ग्लैंड्स, दीज आर सिचुएटेड ऑन ईच साइड ऑफ द फेस। फेस की दोनों साइडों पे एक एक प्रेजेंट है। ईच ग्लैंड हैज़ ए पैरोटिड डक्ट ओपनिंग इनटू द माउथ एट द लेवल ऑफ द सेकंड अपर मोलर टीथ। मोलर टीथ जो होते हैं, सबसे पिछले टीथ जो होते हैं, सेकंड मोलर टीथ के लेवल पे इसकी डक्ट आके माउथ में ओपन हो रही होती है। सबमैंडिबुलर ग्लैंड्स, दीज लाई ऑन ईच साइड ऑफ द फेस अंडर द एंगल ऑफ जॉ। ये जो हमारे पास होती है ना, ये जॉ लाइन होती है बेसिकली, तो इसी को एंगल ऑफ जॉ कहते हैं। इसके बिलो होते हैं सबमैंडिबुलर। द टू सबमैंडिबुलर डक्ट्स ओपन ऑन द फ्लोर ऑफ द माउथ, वन ऑन ईच साइड ऑफ द फ्रेनुलम ऑफ द टंग। फ्रेनुलम में भी हमने पढ़ा जिससे टंग जो है नीचे माउथ के फ्लोर से अटैच होती है, उसकी साइडों पे दो ओपनिंग्स होती हैं जहाँ पे सबमैंडिबुलर की डक्ट्स आ रही होती हैं। नेक्स्ट हमारे पास है सबलिंगुअल ग्लैंड्स। दीज ग्लैंड्स लाई अंडर द म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ द फ्लोर ऑफ द माउथ इन फ्रंट ऑफ द सबमैंडिबुलर ग्लैंड्स। उनके सामने होते हैं और माउथ के फ्लोर में के नीचे होते हैं, बेसिकली ज़ुबान से नीचे आप कह लें। दे हैव न्यूमरियस स्मॉल डक्ट्स दैट ओपन इनटू द फ्लोर ऑफ द माउथ। तो ये हमारे पास थे तीन ग्लैंड्स। यहाँ तक कोई सवाल होगा इन ग्लैंड से रिलेटेड? नो सर। ठीक हो गया। ये पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से SCQs में इंपॉर्टेंट है कि आपको यूँ आ सकता है कि स्लैवरी ग्लैंड्स जो हैं तीन बता दें कौन कौन से होते हैं और कहाँ कहाँ होते हैं। उसके बाद फेरिक्स की तो हमने डिटेल रिस्पिरेशन में हमने पढ़ ली थी, तो यहाँ मैंने जस्ट इसको ज़रा सा एक टच दिया। द फेरिक्स इज़ डिवाइडेड फॉर डिस्क्रिप्टिव पर्पजेज इनटू 3 पार्ट्स। वही बात है, इसके 3 पार्ट्स होते हैं, नेजोफेरिक्स, ओरोफेरिक्स एंड लेरिंजोफेरिक्स। तो जो नेजोफेरिक्स है वो रिस्पिरेशन में रोल होता है क्योंकि नेजल कैविटी की आगे कंटिन्यूएशन होती है। ओरोफेरिक्स और जो लेरिंजोफेरिक्स है ये आर पैसेजेस कॉमन टू बोथ रिस्पिरेटरी एंड डाइजेस्टिव सिस्टम। यहीं से ओरोफेरिक्स ही स्टार्ट होता है, ऑसोफेगस की तरफ भी ओपनिंग जाती थी और लैरिंग्स की तरफ भी जाती थी। तो ये कॉमन पैसेजेस होते हैं दोनों सिस्टम के लिए, रिस्पिरेटरी एंड डाइजेस्टिव। Food passes from the oral cavity into the pharynx, then to the esophagus below, with which it is continuous. अभी फूड का बता रहे कि पहले माउथ में ओरल कैविटी में आई, वहाँ से फेरिक्स में गया, फेरिक्स से किधर गया, ऑसोफेगस में। ये फेरिक्स है हमारे पास, नेजोफेरिक्स जो नेजल कैविटी से रिलेटेड होता है, और ओरोफेरिक्स जो माउथ से है, और उसके बाद ये हाइपोफेरिक्स है, या फिर इसका दूसरा हम कहते हैं लेरिंजोफेरिक्स, और इसके बाद ये ऑसोफेगस। तो जो हम खाना खाएंगे वो माउथ के थ्रू ओरोफेरिक्स से होकर सीधा ऑसोफेगस में चला जाएगा। फिर नेक्स्ट हमारे पास आता है स्ट्रक्चर ऑफ फेरिक्स। द लाइनिंग मेम्ब्रेन म्यूकोसा स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम कंटिन्यूस विद द लाइनिंग ऑफ द माउथ एट वन एंड द ऑसोफेगस एट द अदर। सबसे पहले एक तो मेम्ब्रेन होती है, वो कौन सी मेम्ब्रेन होती है? स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम। इसका काम क्या होता है? इट प्रोवाइड्स द लाइनिंग वेल सूटेड टू द वियर एंड टियर ऑफ द स्वेलोइंग। ये स्वेलिंग में आपको मदद देती है, उसमें जो इधर उधर मूव करेगी तो ये जो है एपिथेलियम बेसिकली ये भी साथ मूव करती है, उसके अकॉर्डिंग ये एडजस्टेड हुई भी होती है, टूटती नहीं है या ख़राब नहीं होती। उसके बाद मिडल लेयर हमारे पास आती है, कनेक्टिव टिश्यूज़ में होते हैं, जो लोअर एंड में थिनर है, अपर एंड में थिकर, और इसमें हमारे पास ब्लड वेसल्स और लिम्फ वेसल्स एंड नर्व्स होती हैं। और जो आउटर लेयर है उसमें मसल्स होते हैं जो इन्वॉल्व होते हैं स्वेलोइंग में। और व्हेन फूड रीचेज द फेरिंग्स स्वेलिंग इज़ नो लॉन्गर अंडर वॉलेंट्री कंट्रोल। अब मैंने अगर खाना जैसे ही मुंह में डाला है तो मैं मुंह से उसको निकाल सकता हूँ वापस अगर मैं निकालना चाहूँ, पर अगर खाना फेरिंग्स तक पहुँच जाए तो फिर वो खाना मैं वापस नहीं ला सकता, वो फिर अंदर ही जाएगा। तो बेसिकली इसकी 3 लेयर हैं फेरिंग्स की। आउटर लेयर है जिसमें मसल्स हैं, मिडल लेयर है जिसमें ब्लड वेसल्स नर्व्स वगैरह हैं, और जो इनर लेयर है उसमें हमारे पास एपिथेलियम है। उसके बाद हम देखते हैं ऑसोफेगस। द ऑसोफेगस इज़ अबाउट 25 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड अबाउट 2 सेंटीमीटर इन डायमीटर एंड लाइज इन द मीडियन प्लेन इन द थोरैक्स इन फ्रंट ऑफ द वर्टिबल कॉलम बिहाइंड द ट्रकिया एंड द हार्ट। एसोफेगस की कितनी लेंथ है? 25 सेंटीमीटर लॉन्ग है और डायमीटर कितने? 2 सेंटीमीटर। प्रेजेंट कहाँ होती है? थोरैक्स
में प्रेजेंट होती है, वर्टिबल कॉलम के सामने होती है, ट्रेकिया और हार्ट के पीछे। इट इज़ कंटिन्यूस विद द फेरिक्स अबव एंड जस्ट बिलो द डायफ्राम इट जॉइंस द स्टमक। अब एसोफेगस के ऊपर हमारे पास, यहाँ पे देखें तो इसके ऊपर हमारे पास क्या आता है, फेरिंक्स, और इसके नीचे हमारे पास क्या आएगा, स्टमक। Immediately the esophagus has passed through the diaphragm, it curves upward before opening into the mouth. This sharp angle, opening into the stomach, sorry. This sharp angle is believed to be one of the factors that prevents the regurgitation, backflow of gastric contents into the esophagus. ये मैं माइक बंद कर दें, ये मैं आपको ड्रॉ करके दिखाता हूँ। ये हमारे पास है स्टमक इस तरह, लेट्स सपोज। तो एसोफेगस जब यूँ आ रही होती है नीचे, तो स्टमक में एंटर होने से पहले ये ऊपर की तरफ कर्व होकर एंटर होती है। डायरेक्टली यूँ नहीं होता कि यूँ एसोफेगस आ रही है तो स्टमक में एंटर होगी, थोड़ा सा ये कर्व ऊपर की तरफ ले के इसमें इंटर होगी। ये कर्व क्यों होता है कि जब फूड यहाँ पहुँच जाए तो वो वापस जाने के उसके चांसेस कम हो जाए, या जब स्टमक में चला गया तो वापस आने के उसके चांसेस कम हो जाए, क्योंकि वो सीधा नहीं होगा, वो इस तरह से कर्व्ड पाथ होगा। तो ये कर्व एसोफेगस का होता है जब ये इंटर होने लगे स्टमक में। दोबारा इसको देखते हैं। इमीडिएटली द एसोफेगस हैज पास थ्रू द डायफ्राम, इट कर्व्स अपवर्ड्स बिफोर ओपनिंग इनटू द स्टमक। ये कर्व ऊपर की तरफ आ गया इसका। दिस शार्प एंगल इज बिलीव्ड टू बी वन ऑफ द फैक्टर्स दैट प्रिवेंट्स द बैक फ्लो ऑफ गैस्ट्रिक कंटेंट्स इनटू द एसोफेगस। फिर एसोफेगस के ये बाउंड्री यहाँ से स्टार्ट हो रही है, तो यहाँ पे एक स्फिंक्टर लगा हुआ है, वॉल्व आप समझ लें, इसको हम क्या कहते हैं, अपर एसोफेगस, एसोफेगल स्फिंक्टर। और इसी तरह लोअर एंड जहाँ पे स्टमक के साथ ज्वाइन कर रहा है, यहाँ पे हमारे पास क्या है, लोअर एसोफेगल स्फिंक्टर। अब ये जो यहाँ पे लगे हुए स्फिंक्टर या वॉल्व समझ लें, एक यहाँ पे है जहाँ स्टमक के साथ एंट्री है, और एक यहाँ है जहाँ ये फेरिंक्स के साथ इसका बन रहा है ताल्लुक। तो इनका क्या काम है, नेक्स्ट स्लाइड में हम देखते हैं। द अपर एंड लोअर एंड्स ऑफ द एसोफेगस आर क्लोज्ड बाय स्फिंक्टर्स। The upper esophageal sphincter prevents air passing into the esophagus during inspiration. जब आप सांस लेंगे तो ये वाला जो स्फिंक्टर है ये बंद हो जाएगा। बंद इसलिए हो जाएगा कि हवा इधर ना आए, वो सीधा रिस्पिरेटरी ट्रैक में जाए। पहला फंक्शन इसका अपर एसोफेगल स्फिंक्टर का ये हो गया कि ये एयर की एंट्री यहाँ नहीं होने देता, बल्कि उसको इधर से रिस्पिरेटरी पैसेज में भेजता है। एंड द एस्पिरेशन ऑफ एसोफेगल कंटेंट्स। और दूसरा इसका ये काम है कि जैसे एसोफेगस, खाना जो हम खा रहे हैं, जैसे अंदर चला जाएगा तो ये यहाँ से बंद हो जाएगा, ताकि खाना यहाँ से रिवर्स आने का कोई चांस ना हो, सीधा डाउनवर्ड से जाए। तो इसके दो काम है। पहला काम इस स्फिंक्टर का क्या है कि हवा को इधर नहीं जाने देना, वो रिस्पिरेटरी ट्रैक में जाए। दूसरा ये है कि जब आप खाना खा रहे हैं तो वो खाना जैसे ही इधर से आगे गुजरेगा तो ये बंद हो जाएगा कि वापस खाना ना आए। The lower esophageal sphincter prevents the reflux of acid gastric contents into the esophagus. जो lower है उसका क्या काम है कि जो स्टमक का कंटेंट है, जैसे ही खाना यहाँ पहुँचा ये यहाँ से बंद हो जाएगा कि यहाँ का कोई जो कंटेंट है वो वापस इधर ना आए। तो इसका ये काम है, ये सिर्फ प्रिवेंट करता है बैक फ्लो ऑफ फूड फ्रॉम स्टमक इनटू एसोफेगस। उसके बाद हम ब्लड सप्लाई देखते हैं। द थोरेसिक रीजन इज सप्लाइड मेनली बाय द पेयर्ड एसोफेगल आर्टरीज। एसोफेगल आर्टरीज इसको सप्लाई कर रही होती हैं, जो इसका रीजन थोरेसिक में एसोफेगस का, कुछ इसका पार्ट जो होता है वो एब्डोमिनल रीजन में भी आ जाता है। तो उससे क्या सप्लाई करता है, इंफीरियर फ्रेनिक आर्टरीज, और साथ हमारे पास क्या है, लेफ्ट गैस्ट्रिक ब्रांच ऑफ सिलिक आर्टरी। ये दो आर्टरीज एब्डोमिनल पार्ट को करेंगी और थोरेसिक पार्ट को एसोफेगल आर्टरीज। वेनस ड्रेनेज की बात की जाए तो वो थोरेसिक रीजन से जो है वो ब्लड ड्रेन होता है एजाइगोस वेन्स में और हेमी एजाइगोस वेन्स में, और एब्डोमिनल पार्ट से जो होता है वो जाता है लेफ्ट गैस्ट्रिक वेन में।